हेलो एवरीवन। हेलो वीर सिंह, हर्ष, गुड आफ्टरनून। सो हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी ऑन प्लेटफॉर्म अचीवर्स अकेडमी। आ जाइए भाई, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास होने वाली है हिंदी की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास। मैं हिंदी ही कंटिन्यू करवाऊंगी ताकि इस वीक या नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर हिंदी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक है, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन बढ़िया हूँ भाई। हाँ, सो गाइस, आज जो हिंदी का हम चैप्टर करने जा रहे हैं, ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। इसी चैप्टर पे संधि वाला बेस्ड है। यदि आपने ये नहीं सीखा तो संधि अच्छा नहीं सीख पाओगे। ठीक है, और कोई भी एग्जाम है XYZ, इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन जरूर से भी जरूर आते हैं। ठीक है, हाँ, तो आज की क्लास है वर्ण विचार से रिलेटेड। ठीक है, आज की क्लास है किससे रिलेटेड भाई? वर्ण विचार से रिलेटेड। अब सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आता है, ये वर्ण विचार क्या है? मैं एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है माइंड में, यार ये वर्ण विचार क्या है? ठीक है, ये शब्द विचार क्या है, वर्ण विचार क्या है? तो शब्द विचार, वर्ण विचार, इन सबको छोटा छोटा ना समझना है हमें। ठीक है, देखो, सबसे पहले है ध्वनि, फिर है वर्ण, फिर है शब्द, फिर है वर्णमाला। फिर है वर्णमाला। तो समझते हैं इन सब चीजों को कि शब्द क्या होता है, वर्ण क्या होता है, थैंक यू, वर्णमाला क्या होती है। ठीक है, तो सारी चीजों को देखते हैं, वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले क्या होती है भाई? ध्वनि। सबसे पहले क्या होती है? ध्वनि। अब यहां से ना एक क्वेश्चन है जिसको बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं पेपर में। पेपर में पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। पेपर में पूछते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं भाई भाषा की सबसे छोटी यूनिट या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। हम सोचते हैं यार भाषा की छोटी इकाई ध्वनि होती है या वर्ण होती है। वी आर टोटली कंफ्यूज। कभी हमें लगता है यार भाषा की इकाई तो ध्वनि होती है, कभी हमें लगता है कि भाषा की इकाई वर्ण होती है। यू नो व्हाट इज डिफरेंस? मैं आपको बताती हूं। ठीक है, ध्वनि, भाषा की, ध्यान से सुनना, ध्वनि में और वर्ण में क्या फर्क है। ठीक है, ध्वनि में और वर्ण में क्या फर्क है मैं बताती हूँ। ये भी भाषा की छोटी इकाई होती है और ये भी छोटी इकाई होती है। अब आप कहोगे मैम ये तो कंफ्यूज कर दिया आपने, पेपर में आएगा तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी वाली छोटी इकाई है? दोनों ऑप्शन होंगे। एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि भाषा की छोटी इकाई कौन सी है और दोनों ऑप्शन दे दे, क्योंकि उसको पता है भाषा की दोनों ही छोटी यूनिट है। यू नो व्हाट इज डिफरेंस? ये जो मौखिक भाषा की छोटी यूनिट होती है, तो क्वेश्चन ऐसे मिलेगा आपको। मौखिक, मौखिक मीन्स ओरल, जो हम बोलते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी यूनिट आपसे पूछा जाए तो ध्वनि होगी। ठीक है भाई, मौखिक भाषा की सबसे छोटी यूनिट आपसे पूछा जाए तो ध्वनि होगी। लेकिन लिखित भाषा की सबसे छोटी यूनिट आपसे पूछा जाए तो वर्ण होगी। ठीक है, तो डिफरेंस याद रखना। एग्जामिनर क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, इट मैटर्स फॉर योर एग्जाम। ठीक है, कि मौखिक मीन्स जो ओरल होती है। मौखिक मीन्स क्या होता है? ओरल होती है। तो मौखिक भाषा की छोटी यूनिट पूछे तो ध्वनि होएगी। ठीक है, और लिखित भाषा की छोटी यूनिट पूछे तो वर्ण होएगा। तो डिफरेंस याद रखना, वो लिखित भाषा की पूछ रहा है या मौखिक भाषा की पूछ रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखेंगे ध्वनि और वर्ण में। ठीक है भाई, समझ गए? नेक्स्ट है शब्द। शब्द क्या होता है? जो ये वर्ण सार्थक रूप से मिल जाते हैं, वर्णों का सार्थक समूह। ठीक है, वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वो शब्द होता है। और ये ध्वनि है ना, इसकी जगह आपको पेपर में कई बार स्वनिम भी लिखा मिलता है, ध्यान रखिएगा। ये भी मतलब पेडागोजिकल वर्ड है, लेकिन कई बार एग्जाम में लिखा मिल जाता है। ध्वनि की जगह स्वनिम शब्द भी लिखा मिल जाएगा, तो स्वनिम से भी कंफ्यूज ना हो। कई बार ध्वनि नहीं लिखा मिलेगा आपको, स्वनिम लिखा मिल जाएगा, तो डोंट बी कंफ्यूज। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि भाई शब्द क्या होता है? तो जो आपके वर्ण होते हैं इनका जो सार्थक समूह होता है, मतलब वर्ण से जो मीनिंगफुल पैटर्न में कुछ बनता है तो वो शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है?
शब्द कहलाता है। ठीक है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। ठीक है, फिर वर्णमाला क्या होती है भाई? आपको पता है, वर्णों का व्यवस्थित समूह। देखो फर्क है, वर्णों का सार्थक मेल, वर्णों का सार्थक मेल मतलब जब वर्ण मीनिंगफुल वर्ण मिल जाते हैं, जैसे आ जा मिल गया, मीनिंगफुल वर्ण जब मिल जाते हैं तो शब्द बन जाता है। लेकिन वर्णों का व्यवस्थित पैटर्न, व्यवस्थित मतलब सिस्टमैटिक रूप से जब हम वर्णों को लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है भाई? वर्णों का जो व्यवस्थित पैटर्न होता है, जो सिस्टमैटिक पैटर्न होता है, तो क्या कहलाएंगे भाई? वर्णमाला। अब जैसे एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा कि मैम यदि मौखिक और लिखित ना दे तो क्या है? यदि वो ध्वनि और वर्ण में से पूछना चाहेगा ना तो मौखिक और लिखित इकाई देगा। यदि वो ऐसे नहीं दे तो भाषा की सबसे छोटी यूनिट वर्ण मानी जाती है, क्योंकि लिखित भाषा को प्रायोरिटी दी जाती है। बट वैसे कभी नहीं क्वेश्चन पूछता, वो यही आजकल डिफरेंस यही आता है, लिखित भाषा की छोटी इकाई क्या है या मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। मान ले वो कुछ भी ना दे तो एक ही ऑप्शन देगा, या ध्वनि या वर्ण। चलो मान ले दोनों ऑप्शन भी दे दिया तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, फिर ध्वनि को कह देना भाई, वर्ण को मत कहना, ध्वनि कह देना, क्योंकि भाषा की फिर सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानेंगे हम। यदि आपको ऑप्शन में लिखित मौखिक ना दे तो भाषा की सबसे छोटी इकाई साउंड होती है ना, इंग्लिश में भी साउंड होती है तो ध्वनि मानेंगे, हिंदी में भी हम। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट था कि आपको भाषा के बारे में पता होना चाहिए। फिर लिपि, लिपि के बारे में सबको पता है भाई। लिपि क्या होता है? लिपि होता है जो सार्थक कुछ भी शब्द हैं, कुछ भी वर्ण हैं, उनको जब हम लिखते हैं, ठीक है, मतलब चिन्हों के माध्यम से, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है, चिन्हों के माध्यम से, सिंबल्स के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, ठीक है, प्रतीकों के माध्यम से, चिन्हों के माध्यम से किसी भाषा को लिखना क्या कहलाता है? लिपि होता है। ठीक है, चिन्हों के माध्यम से किसी भाषा को लिखना क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। मतलब कोई भी चिन्ह, कोई भी साउंड के, मतलब ध्यान रखना यहाँ पर लिपि में एक क्वेश्चन आएगा, लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। एक क्वेश्चन आएगा लिखने का व्यवस्थित ढंग लिपि कहलाता है। एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन आएगा लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। एक क्वेश्चन आएगा लिखने का व्यवस्थित तरीका लिपि कहलाता है। एक क्वेश्चन आएगा चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखना लिपि कहलाता है। तो ध्यान रखेंगे, चिन्हों के माध्यम से भाषा को लिखना क्या कहलाता है भाई? लिपि कहलाता है। कुछ भी सिंबल्स के माध्यम से जब आप भाषा को लिख रहे हो तो वो चीज़ क्या कहलाती है भाई? लिपि कहलाता है। ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और है जो बच्चों के माइंड में बार बार आ रहा है कि कितना भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछे, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके सारे डाउट दूर कर देती हूँ। एक पॉइंट से 5 क्वेश्चन बनेंगे। यदि पूछे मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, मौखिक तो ध्वनि, ठीक है, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, फिर वो कहेगा भैया वर्ण। ना वो मौखिक पूछे ना वो लिखित पूछे, वो सीधा पूछ रहा है भाषा की छोटी यूनिट। तो आपको ध्यान करना है, आंसर करना है ध्वनि। भाषा की छोटी यूनिट ध्वनि। वो कहे शब्द की छोटी यूनिट, शब्द की छोटी यूनिट, शब्द की छोटी यूनिट, शब्द की छोटी यूनिट तो वर्ण। वाक्य की छोटी यूनिट, वाक्य की छोटी यूनिट शब्द, क्योंकि शब्दों से मिलके ही वाक्य बनते हैं। ठीक है, वाक्य की छोटी यूनिट शब्द। तो इस तरीके से आप ये 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा बिल्कुल भी। ठीक है, मौखिक की ध्वनि, लिखित की वर्ण, भाषा की ध्वनि, शब्द की छोटी यूनिट वर्ण और वाक्य की छोटी यूनिट शब्द। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। अर्थ, अर्थ की सबसे छोटी यूनिट मीनिंग। तो मीनिंग के हिसाब से भी मीनिंग के हिसाब से यदि वो पूछे ना भाषा के अर्थ के आधार पे छोटी यूनिट, भाषा के अर्थ के आधार पे, तो आपको पता है कभी भी ध्वनि का और वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है, अर्थ हमेशा शब्द का होता है। तो अर्थ के आधार पे भी भाषा की छोटी यूनिट पूछे तो आप शब्द ही आंसर करेंगे, क्योंकि शब्द का ही अर्थ होता है, बाकी वर्ण का और ध्वनि का कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ तो शब्द का ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है भाई? यहां तक किसी को डाउट फटाफट बताएं, आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अर्थ के आधार पे यदि पूछे ना, भाषा की 2 यूनिट होती हैं, ध्यान रखना, एक वाक्य और एक शब्द। मीनिंग के आधार पे भाषा की 2 यूनिट होती है, अर्थ के आधार पे एक वाक्य और एक शब्द। तो छोटी यूनिट शब्द होगी, बड़ी यूनिट क्या होगी भाई?
वाक्य होगी। ठीक है, क्लियर? यहां तक फटाफट बताओ भाई, सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। क्योंकि आपको पता वर्णों का कोई अर्थ नहीं होता। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला को। अब हम पढ़ेंगे वर्ण या वर्णमाला पूरा डिटेल से। वर्ण या वर्णमाला, इसके अंदर दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और एक क्या होता है? व्यंजन। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? स्वर सबने पढ़े हैं। बेसिक रूप से या मूल रूप से यदि हम बात करें तो स्वर होते हैं 11। ठीक है, बेसिक रूप से या मूल रूप से यदि हम स्वरों की बात करें तो स्वर होते हैं 11। कौन कौन से? ध्यान से सुनिए। शब्द की जगह पर पद नहीं आएगा, शब्द को ही माना जाता है, पद को नहीं माना जाता, शब्द को ही माना जाता है। देखो स्वर है 11, ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, और बाकी बचे 2 अंग, अह। सब कुछ बताऊंगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझना है। तुम्हारे इस लेक्चर में जितने डाउट थे ना आज तक के लाइफ के, मुझे लगता है इस क्लास के बाद कोई भी डाउट आपको रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ देखिए भाई ध्यान से, मूल रूप से यदि आपसे स्वर पूछे जाएं तो मूल रूप से जो स्वर आपसे पूछे जाएं तो वो कितने होते हैं भाई? 11 होते हैं। अब सबको पता कौन कौन से 11? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। यहां तक वर्णमाला हमने पढ़ी है ना। फिर कै, खे, गे, घेड़े शुरू जाते हैं। कै, खे, गे, घेड़े, ये तो व्यंजनों की श्रेणी में आ जाते हैं। हम सबसे पहले आज की क्लास में स्वरों की पूरी कहानी पढ़ेंगे, बहुत बड़ी कहानी है स्वरों की। कल की क्लास में हम व्यंजनों की कहानी पढ़ेंगे। व्यंजनों की तो और भी भयंकर और मस्त कहानी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। व्यंजनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, स्वरों से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस लेसन को 5 स्टार लगा लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक की तो कहानी सबको क्लियर है भाई। तो ये क्या हो गए? आपके 11 हो गए। अब यहाँ पर बात आ गई अंग और अह को। ठीक है, यहाँ पर बात आ गई अंग और अह को। अब कई लोग क्या कहते हैं? अंग, अह, है की साउंड आ गई इसमें। कई लोग क्या कहते हैं? भाई इसमें तो है की साउंड आ गई, तो ये तो व्यंजन वाली कैटेगरी में भी चला जाएगा, है ना। कई लोग कहते हैं यार इसमें तो ए की साउंड आ रही है, ये तो स्वर वाली कैटेगरी में भी चला जाएगा। तो किसी ने कहा भाई तुम ना तो स्वर मानो इनको, ना ही तुम व्यंजन मानो, ये तो कुछ मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो कुछ मिलके काम कर रहे हैं, और जो कुछ मिलके काम कर रहे हैं, मिलना क्या होता है? योग। ठीक है, तो इनको हमने बोल दिया अयोगवाह शब्द, अयोगवाह स्वर। ठीक है, अयोगवाह स्वर। ध्यान से समझिएगा, ये 2 क्यों निकले? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से एग्जाम के लिए 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे। अंग और अह को जब हम देखते हैं तो हम ये भी तो पढ़ते हैं ना, कंग और कह, है ना, ऐसे भी तो हमने पढ़ा है ना बहुत बार। तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये तो स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, तो स्वर और व्यंजन की कड़ी बन गई, ये तो स्वर और व्यंजन के बीच के बन गए। अब जो चीज स्वर और व्यंजन के बीच के बन गए, ना तो हम उसको स्वरों में रखेंगे भाई, ना हम उसको व्यंजनों में रखेंगे हम। ठीक है, ना स्वरों में रखेंगे ना व्यंजनों में रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोल दिया? इसीलिए इसको बोल दिया अयोगवाह। कैवर्ग चैवर्ग को भूल जाओ, कल की क्लास में आएगा। अभी स्वरों की इतनी कहानी है, तुमने सुनी नहीं होगी आज तक, चुपचाप स्वरों को सुन लो। ठीक है, तो इनको हमने क्या बोला भाई? अयोगवाह स्वर बोला। ठीक है, और अयोगवाह में अंग और अह 2 आते हैं। अयोगवाह में क्या आते हैं? अंग और अह दोनों आते हैं। इसको बोलते हैं अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। एक एक क्वेश्चन आ रहा है यहां से एग्जाम का। इसको बोलते हैं अनुस्वार और इसको क्या बोलते हैं हम? विसर्ग बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है अयोगवाह में क्या शामिल नहीं होता? अयोगवाह में
क्या शामिल नहीं होता? तो क्या शामिल नहीं होता? अनुस्वार विसर्ग। एक जगह लिखा मिलता है आपको अनुनासिक, ठीक है, एक जगह आपको लिखा मिलेगा अनुनासिक, एक जगह लिखा मिलेगा आपको अनुनासिक। कई बार हम इस अनुनासिक को भी साथ ही पढ़ने लग जाते हैं, अनुस्वार अनुनासिक। हमें एक फ्लो बना होता है अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग, हमें ऐसा फ्लो बना होता ना, बट बच्चे ध्यान से समझेंगे, अनुस्वार विसर्ग अनुनासिक। अनुनासिक डिफरेंट चीज है, अनुस्वार वर्ग डिफरेंट चीज है। तो आपको ध्यान रखना है आयोग वाह के अंदर अनुनासिक शामिल नहीं होता, आयोग वाह के अंदर अनुनासिक शामिल नहीं होता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको छोटे से छोटा पॉइंट भी ध्यान रखना, ठीक है। अंग और अह। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा, क्या बन जाएगा कि जो स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होती है वो क्या कहलाती है। क्वेश्चन को समझना आप कैसे कैसे एग्जामिनर बना रहा है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आएगा पेपर में आपको, स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या कहलाती है। तो स्वर और व्यंजन के जो बीच की कड़ी होती है बेटा वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आयोग वाह, ठीक है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है आयोग वाह, ठीक है। क्लियर। लेकिन यही क्वेश्चन D+B के एग्जाम में एक बार आया था और थोड़ा अलग तरीके से आया था। ये यदि क्वेश्चन सीधा आए स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी क्या कहलाएगी, तो आप आंसर करोगे भाई आयोग वाह कहलाएगी, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे आ जाए, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण, शब्द को डिफरेंस समझना, उच्चारण की कड़ी, उच्चारण शब्द यदि ऐड हो जाए, स्वर और व्यंजन के बीच उच्चारण की कड़ी, स्वर और व्यंजन के बीच का उच्चारण क्या कहलाता है, तो ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। हम आगे पढ़ेंगे कल की क्लास में अंतस्थ व्यंजन, यर लेव जो होते हैं तो वो कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या बात, वीडियो रुक गई, क्या बात भाई, वीडियो नहीं चल रही क्या? चल तो रही है इतनी अच्छे से। बहुत शानदार, तो वीडियो चल रही है बालको। एक बच्चा यूं ही लिख रहे हो, तुम यूं ही लिख देते हो कमेंट, ध्यान डिस्टर्ब कर देते हो मेरा। फर्स्ट क्लास वीडियो चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई वीडियो नहीं रुक रही, बिल्कुल बढ़िया चल रही है। पता, जो बच्चे ये बोलते हैं ना वीडियो रुक रही है, वो आपके खुद के नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। एक तुम्हारे कमेंट्स फिर मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, मुझे चेक करना पड़ता है सच में तो नहीं रुक गई वीडियो। मेरी तरफ से सब कुछ ओके चलता है। पता क्या होता है, आप लोगों के घर के आसपास नेटवर्क कम होता है, कई बार डाटा आपका कम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना, वीडियो कभी नहीं रुकती है मेरी तरफ से, सब कुछ मेरी तरफ से ठीक होता है। जो वीडियो रुकती है वो अपने आपकी अपनी तरफ से रुकती है। हाँ, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो स्वर और व्यंजन के जो उच्चारण की कड़ी आपसे पूछा जाए, तो उच्चारण की कड़ी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है अंत्यस्थ व्यंजन करेंगे। तो क्या करेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन। अब स्वरों की संख्या 11 होगी, लेकिन पेपर में आ जाए कुल स्वर कितने होते हैं, कुल स्वर कितने होते हैं। तो भाई हम इनको बेचारों को भी, क्योंकि पहले तो ये स्वर का ही भाग था ना, पहले तो ये स्वर का ही भाग था, तो कुल स्वर भी आपसे पूछा जाए तो कुल स्वर कितने होते हैं भाई, 13, ठीक है। कुल स्वर कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो यहां पर भी आपको ये चीज याद रखना है, कुल स्वर भी आपसे पूछा जाए तो कुल स्वर 13 होते हैं, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट भी याद रखें, कुल करके शब्द आए तो 13 करेंगे। वैसे आपसे पूछे स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, मूल स्वर कितने होते हैं, 11, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। चले आगे भाई यहां से। अब कुछ स्वरों का विभाजन कर लेते हैं। बहुत सारे टाइप से स्वरों को विभाजित किया गया है, और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन आ जाए मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुनेगा। यदि क्वेश्चन आ जाए
मात्रा के आधार पे शब्द कितने प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पे, मात्रा के आधार पे कहें तो आपको ध्यान रखना है 10 प्रकार के होते हैं भाई। मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के होते हैं। क्यों होते हैं 10 प्रकार के? 11वां कहाँ गया? फटाफट दिमाग लगाओ। इनमें से एक अक्षर दिख रहा होगा जिसकी मात्रा ही नहीं है, बताना फटाफट किसकी मात्रा नहीं है। फास्ट रिप्लाई, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक योर कॉमन सेंस। कि मात्रा के आधार पे स्वर पूछे कितने होते हैं तो हम कहेंगे भाई मात्रा के आधार पे तो स्वर 10 होते हैं। अब एक है जिसकी मात्रा नहीं होती, फटाफट से बता दो, फटाफट से बता दो कौन सा है जिसकी मात्रा ही नहीं होती। कौन सा है जिसकी मात्रा ही नहीं होती? अरे इतना कॉमन सेंस आपको लगाना है। यहाँ पर ये 11 मैंने लिख रखे हैं और आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी भाई मात्रा ही नहीं होती। थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ज्यादा नहीं लगाना। हाँ जी बिल्कुल, क्लास होगी आज 3 से 7 सारी क्लासेस होंगी। यस शाबाश, वेरी गुड। ए की मात्रा नहीं होती क्योंकि आपको पता भाई ए के साथ तो कोई मात्रा होती ही नहीं। आ की मात्रा है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा है, ऊ की छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, बड़ी की मात्रा है, ऊ की मात्रा है, सबकी मात्रा होती है लेकिन ए की भाई कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है ना, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। तो मात्रा के आधार पे यदि आपसे स्वरों का भेद पूछा जाए तो 10 प्रकार से होंगे। ठीक है, मात्रा के आधार पे स्वरों के भेद कितने होंगे भाई? 10 होंगे, ध्यान रखेंगे ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। कोरियर मैंने तो कुछ मंगवाया नहीं, ले लो फिर, कोई बात नहीं, आया है तो ले लो। पता नहीं कहाँ से कोरियर आ गया, मैंने तो कुछ मंगवाया ही नहीं। क्या बात। क्लियर है भाई यहाँ से। अब चलते हैं, स्वरों के कुछ भेद करेंगे। अब यहाँ से बहुत कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस हैं जो आपने आज तक शायद कम पढ़े होंगे, बट करते हैं, बहुत इजी करवाऊंगी मैं, बहुत ही आसान और याद करवा दूंगी। स्वरों के कुछ वर्गीकरण करते हैं भाई, किस किस तरीके से स्वरों को डिफाइन किया गया है, किस किस तरीके से स्वरों को बांटा गया है, उसको हम कर लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बांटा भाई स्वरों की कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। उच्चारण के आधार पे, उच्चारण में जो टाइम लगता है, जैसे हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, इस तरीके से बांटा गया है। फिर जीभ, जीवा मतलब जीभ का अग्रभाग, मध्य भाग या पश्च भाग, इस तरीके से स्वरों को बांटा गया है। मुंह को खुलने की स्थिति से, ये होठ और मुंह एक ही बात है, मुंह को खुलने की स्थिति जैसे विवृताकार है, समविवृत है, कि मुंह किस किस तरीके से खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है, कम खुल रहा है, तो इस तरीके से डिफाइन है। ये कुछ करने की आपको इतना खास जरूरत नहीं है, तो मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिख रखे हैं। ठीक है, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो जो मैं पढ़ाऊं बस वो देखो कि स्वरों को किस किस तरीके से डिफाइन करा, मतलब हम कैसे कैसे स्वरों को पढ़ेंगे। हाँ, एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा खास है भाई क्लास का, पहले ही बता रही हूं मैं। हाँ, तो सबसे पहले करते हैं उत्पत्ति के आधार पे। यहां से क्वेश्चन आजकल बहुत आ रहा है एग्जाम में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार से जो स्वर है वो कितने प्रकार के होते हैं, जो हम बचपन से करते आए हैं, जिसको हम बोलते हैं लघु स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, कई सारे नाम हैं, आज तक आपने लघु और दीर्घ को ही पढ़ा होगा, आज कुछ और नामों को भी पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। आप इनको हर्ष स्वर कह दो, आप इनको मूल स्वर कह दो, आप इनको लघु स्वर कह दो, एक ही बात है। उत्पत्ति के आधार पे मतलब सबसे पहले जो स्वरों का डिवीजन किया गया था, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको ध्यान होगा, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है ना, हर्ष स्वर जिसमें 1 मात्रा का समय लगता है, दीर्घ स्वर जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है। हम कुछ ऐसे बचपन से पढ़ते हैं ना, 4 इधर 7 इधर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज अपने माइंड में सेट कर लेना, हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमें जहां भी वर्गीकरण करना है ये 11 ही स्वरों का करना है, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जब हम स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हमें 11 स्वरों पे ही ध्यान देना है, बाकी अंग अह पे भी हमें ध्यान नहीं देना। 11 की कहानी है, 11 को इधर बांट दो, इधर बांट दो, मुख के आधार पे बांट दो, जीभ के आधार पे बांट दो, किधर ही बांट दो, बट बांटना 11 को ही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हर्ष स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, कुछ भी कह दीजिए। तो भैया ये अपने होते हैं 4। ए, देखो जो छोटे छोटे अक्षर हैं, मैं मतलब बिल्कुल आराम से याद करवाती जाऊंगी, जो छोटे छोटे वाले अक्षर हैं, जैसे ए है, ई है, ऊ है, री है। ठीक है, जो छोटे छोटे वाले अक्षर हैं, ए है, ई है, ऊ है, री है, तो ये छोटे छोटे जो अक्षर हैं भाई, ये क्या हैं? ये इसके मूल स्वर हैं। हर्ष स्वर कह दो, मूल स्वर कह दो, लघु स्वर कह दो, तो जितने भी छोटे छोटे वाले अक्षर हैं, कहानी खत्म भाई, छोटे छोटे अक्षर। क्लियर। अब आते हैं दीर्घ स्वर कह दो, ठीक है, गुरु स्वर कह दो, मतलब दीर्घ स्वर कह दो,
गुरु स्वर कह दो या संधि स्वर कह दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन बना है आपकी बार पेपर में, आपका HSSC का ही कोई पेपर था, संधि स्वर करके क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है, आपको संधि स्वर पूछे, आपको गुरु स्वर पूछे, आपको लघु स्वर पूछे, मतलब कुछ भी पूछे भाई, तो मतलब ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो, संधेय स्वर, संधि स्वर, गुरु स्वर, दीर्घ स्वर, कुछ भी आपसे कह दें तो ये आपके जो बाकी बचे वो 7 हो गए, बाकी बचे वो 7 हो गए। कौन कौन से? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई। इसको बड़ा ध्यान से समझना भाई, मैं बड़ी गलती करती थी पहले, आपका मुझे पता नहीं, मेरे को ये लगता है कि ये कुछ नहीं है, संधि में बड़ी मतलब कंफ्यूजन होती है जब इसको हम सही ना समझते, हमें ये लगता है कि यार ये तो यूं ही है, लेकिन ध्यान रखना ये AAD की एक मात्रा होती है हमेशा। जो ये ऐसे आपको दिखता है ना खाली बेचारा, मुझे बड़ा कंफ्यूज होता था पहले, मुझे लगता था ये तो खाली है बेचारा, इसकी कोई मात्रा ही नहीं है, जबकि इसकी भाई ये एक मात्रा होती है, ध्यान रखेंगे। और ये जो भाई एक मात्रा वाला होता है ना, इसकी 2 मात्रा होती है, ठीक है। AADINK, बच्चे इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ बेटर सिखा देते हैं आजकल। औ औरत, मेरा बच्चा कह रहा है मम्मी गलत बता रहे हो, तो औ इनको सिखाते हैं मात्रा। हमें इतनी सीखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ मात्रा नहीं सीख रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो इतना सा याद रखना, इसकी एक मात्रा होती है और इसकी 2 मात्रा होती है, ठीक है। कई बच्चे मेरी तरह हो जो भूल जाते हो, तो बता दी। तो कईयों को लगता है ना ये तो छोटा है मैडम, बट ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है, ठीक है। IOO, तो ये जो अपने 7 हो गए, ये इस वाली लाइन में आ गए। अब यहाँ तक की कहानी तो मुझे लगता है सभी को आती थी। अब यहाँ से जो आगे कहानी है, जो पेपर में पूछी जाती है, दिस वन, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहाँ से पूछा जाएगा। आजकल सिंपल क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड जा चुका है। अब ये जो आपके 11 स्वर हैं भैया, ये जो आपके 7 हैं, इधर संधि वाले, दीर्घ वाले, इनको आगे हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, इनको आगे हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया पढ़ने के लिए। मतलब इन 7 को आगे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। किस किस भागों में? मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त दीर्घ स्वर, ठीक है। मतलब जो दीर्घ स्वर था, अब भाई बताते रहना क्लास समझ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ऑनलाइन स्टूडेंट हो, तुम्हारी शक्लें नहीं दिखती, तुम्हारे एक्सप्रेशंस दिखते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से। तो अपने कमेंट करते रहा करो ताकि मुझे पता चले आर यू एंजॉयिंग द क्लास और नॉट, ठीक है। देखिए, अब इधर मूल स्वर हैं, इधर संयुक्त स्वर हैं। अब पता है मूल मीन्स जो मूल है, संयुक्त क्या होता है? जो किसी से मिलके बनते हैं। संयुक्त क्या होता है? जो किसी से मिलके बनते हैं। तो वो किस में आता है भाई? वो आता है संयुक्त स्वर में। इनको हम बोलते हैं सजातीय। ये है क्वेश्चन एग्जाम के लिए। इनको हम बोलते हैं सजातीय। सजातीय मतलब सेम जाति का, सजातीय मतलब सेम जाति का शब्द है। इनको हम बोलते हैं विजातीय। विजातीय मतलब विपरीत जाति के शब्द होते हैं। सजातीय मतलब सेम जाति के, विजातीय मतलब विपरीत जाति के। अब सजातीय से क्या समझते हो आप? ध्यान से देखो, ध्यान से सजातीय और विजातीय का मतलब समझ लो। सबसे पहले यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और इस वाले सेक्शन पे स्टार लगा लो। देखो, सजातीय का मतलब क्या है? जो सेम जाति से मिलके बने हैं, जो सेम जाति से मिलके बने हैं। जैसे आ है, आ कैसे बना है? ए प्लस है, तो ये भी सेम और ये भी सेम। ये एक एक शब्द समझ लो, सेम जाति, ये वो संधि में बार बार यूज करूंगी मैं, फिर मत पूछना मैम बाद में ये चीजें क्या हैं, ठीक है। हाँ, तो ए आ, फिर मैंने यहाँ लिखा ई, ठीक है। तो ये किससे बन गया? ई से बन गया। ऊ लिखा तो भैया ये ऊ से बन गया। मतलब ये सेम जाति से बन गए ना। सेम जाति का मतलब सिमिलर कैटेगरी से बने हैं शब्द, तो फिर ये क्या हो गए? सजातीय। अब लेकिन विजातीय हैं, ये तो सेम जाति से नहीं बने ना भाई, ये तो ए प्लस ई से बना है। तो ए अलग जाति का शब्द है, ई अलग जाति का स्वर है, ठीक है। ए और ई दोनों अलग अलग जाति के हो गए ना। ए और बड़ी ई बिल्कुल अलग जाति होगी। ए प्लस ऊ अलग जाति, ए प्लस औ अलग जाति, ठीक है। तो भैया ये अलग अलग जाति से बन गए, ठीक है। ये किससे बन गए? अलग जाति से बन गए, इसलिए इनको विजातीय बोलते हैं। यहीं से एग्जाम में, आजकल के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ रहा है, विजातीय स्वर कौन से होते हैं, सजातीय स्वर कौन से होते हैं। अब हमने हमेशा ह्रस्व दीर्घ मूल यही पढ़े होते हैं, सजातीय विजातीय पे हम इतना फोकस नहीं करते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, सजातीय मतलब सेम जाति के हो गई ये, और विजातीय मतलब ये आई ए आई औ औ, बस ये 4 हो गए। याद करना तो वैसे ही आसान है, ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
अब यहाँ से जो क्वेश्चन आया था, देखो क्या क्वेश्चन आया था। वैसे हम इस क्वेश्चन को करके आते ना पेपर में, पक्का गलत करके आते, 100% पेपर में गलत करके आते यदि कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता तो। क्वेश्चन है मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है, मूल दीर्घ स्वर कौन सा होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसने पूछा है, एक मिनट, कौन सा नहीं होता आएगा भाई, मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होता है। हाँ एक मिनट, दीर्घ स्वर, ठीक है ठीक है। इसने क्वेश्चन को कैसे पूछा, एक मिनट, ये क्वेश्चन था किसी एग्जाम में, ठीक है। इसने क्वेश्चन ये पूछना चाहा भाई दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, होना चाहिए इसमें तो नहीं है, क्वेश्चन मैंने गलत लिखा हुआ है भाई। मूल दीर्घ स्वर कौन सा, मतलब दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये तो सारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, और ये क्या है, दीर्घ स्वर के अंदर नहीं आता है, ठीक है, ये दीर्घ स्वर के अंदर नहीं आता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। एक सेकंड, मुझे लग रहा है क्वेश्चन कुछ और पूछा गया था, ये किसी एग्जाम में से ही उतारा था मैंने। सिंपल पूछते, दीर्घ स्वर कौन सा नहीं होता, मूल दीर्घ लगा के, तो ये यहाँ मैंने मतलब खुद से ही सही नहीं लिख रखा, क्योंकि मूल लगा के तो फिर मूल दीर्घ स्वर में तो ये आना चाहिए ना, आ ई यू आ, फिर ये तो इसके अंदर आ गया ना, संयुक्त दीर्घ के अंदर, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने अलग वे से लिखा हुआ है। क्योंकि दीर्घ स्वर तो ये सारे हैं, तो मूल, वैसे जब हमने ज्यादा डिफाइन किया तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, या इसका आंसर आ होना चाहिए था, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा होना चाहिए था, जैसे मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, देखो इसका आंसर आ बनेगा। यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है ना कि मूल दीर्घ स्वर, हाँ, तो मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, यही क्वेश्चन आई बनेगा, इसका ए नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, ठीक नहीं लिखा था ये। मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो मूल दीर्घ स्वर ये हैं, आ ई और उ। अब यहाँ पर बच्चा क्यों कंफ्यूज होएगा, बच्चा कहेगा ये भी तो दीर्घ है, ये भी तो दीर्घ है, वो ए उत्तर करके आएगा, मतलब बच्चा इसका उत्तर हमेशा ए करके आएगा, लेकिन इसका उत्तर क्या आएगा भाई, आ आएगा, क्योंकि उसने क्या पूछा है, मूल दीर्घ स्वर पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर आ रहेगा, ए नहीं रहेगा। मैंने ये यूं टिक करा होगा समझाने के लिए, थोड़ा लॉजिक बनाने के लिए, कि भाई बच्चा हमेशा इसका आंसर क्या करके आएगा, ए करके आएगा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा भाई, आ आएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा सोचेगा कि ए ही अलग है, बाकी तो सारे दीर्घ लग रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो मूल दीर्घ स्वर आ है, क्योंकि मूल दीर्घ स्वर कौन सा है, तो आंसर रहेगा भाई आ, ठीक है, इसका आंसर आ रहेगा, ए नहीं रहेगा। क्लियर है यहां तक, सहजातीय विजातीय का कॉन्सेप्ट क्लियर। आंसर आ आएगा भाई इसका, ए नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है, आंसर वो मैंने वैसे ही समझाने के लिए टिक किया हुआ है, ऐसे ही ये क्वेश्चन भी टिक किया हुआ सेम। मूल दीर्घ कौन सा है, तो इसके अंदर ई आ जाएगा, ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा भाई, ई। हाँ, तो मैंने ये समझाने के लिए बता रखा भी, जैसे बच्चे इसको टिक करते हैं, लेकिन जैसे ई आ गया, इसमें ए आई नहीं आएगा, ठीक है, दिखने में हमें सारे दीर्घ लगेंगे, और बच्चा थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सजातीय करके, विजातीय करके, मूल दीर्घ करके, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से आंसर करके आओगे, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, आज स्वर ही करेंगे, व्यंजन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। यहां आ जाओ भाई, इनको बहुत अच्छे से तुम्हें लर्न करवाती हूँ ट्रिक से। देखो, जीवा के प्रयोग के आधार पे, जो अपनी जीभ है, मतलब जीभ है, जीभ के प्रयोग के आधार पे स्वरों के भाग। तो भाई ये जो जीभ है, देखो, जो अपनी टंग है, या तो इसके आगे वाला भाग होता है, या इसके बीच वाला भाग होता है, या इसके पीछे वाला भाग होता है। मतलब टंग के या तो आगे वाला भाग है, या बीच वाला भाग है, या पीछे वाला भाग है। टंग के तीन ही तो भाग है, मतलब या तो अग्र भाग है, या मध्य भाग है, या पश्च भाग है। मतलब जीभ के तीन ही भाग है। मैं तुम्हें बिल्कुल आसानी से याद कराऊंगी, बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। ध्यान से देखो,
कुछ भी रट्टा नहीं लगाना। जीभ के 3 भाग हैं, आगे वाला, बीच वाला और पीछे वाला, ठीक है। अब भैया याद करो, आगे कौन रहती है हमेशा, हर क्षेत्र में आगे कौन रहती है। यहाँ पर जेंडर बाइसिस नहीं चल रहा, समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कोई बच्चा यदि बुरा मत माने बिल्कुल भी। हम याद करेंगे भाई, आगे रहती हैं लड़कियां, ठीक है, आगे रहती हैं लड़कियां। और आगे क्या रहती हैं, लड़कियां। अब भैया लड़कियां आगे रहती हैं, तो जो स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं, जो स्त्रीलिंग वाली साउंड है, वही आगे आएंगी। कुछ भी नहीं याद करना हमें, क्योंकि मैं तुम्हें ये दिखाई नहीं रही, मैं तुम्हें याद करवा रही हूँ, भूलोगे ही नहीं कभी। हमें तो 11 स्वरों के साथ खेलना है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। तो आगे हमेशा लड़कियां रहती हैं। तो स्त्रीलिंग वाली जो साउंड आती है, स्त्रीलिंग वाली साउंड किससे आती है, ई ई ए आई, ठीक है। ई ई ए आई से क्या आती है भाई, स्त्रीलिंग वाली साउंड, ई ई ए आई। और री बेचारा साथ में, री ऋषि को भी ले लो, ठीक है। तो ई ई ए आई ये जीभ के आगे वाले भाग से बोली जाती हैं, इसीलिए ये अग्र स्वर है, इसीलिए क्या है, अग्र स्वर है, ठीक है। अब देखो मध्य भाग, अब क्या है भाई, मध्य भाग। मध्य मीन्स बीच वाला, मध्य मीन्स बीच वाला। अब भैया बीच वाले को छोड़ दो, 1 मिनट के लिए बीच वाले को छोड़ दो, बिल्कुल याद करना। अग्रभाग, थैंक यू सो मच। पश्च, पश्च का मतलब क्या है, पीछे वाला भाग, पश्च का मतलब पीछे वाला भाग, ठीक है, पीछे वाला भाग। अब हम यूं याद करेंगे भाई, लड़कियों के पीछे हमेशा कौन रहते हैं, लड़कियों के पीछे तो हमेशा लड़के ही रहते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पुलिंग वाले साउंड हो वो पश्च भाग में हो गए, जो पुलिंग वाले साउंड है वो पश्च भाग में हो गए, जैसे आ उ ओ औ, ठीक है। तो पुलिंग वाले साउंड किस में हो गए भाई, पश्च भाग के अंदर हो गए क्या, पुलिंग वाले साउंड। जैसे आ है, उ है, उ औ औ, सारे स्त्रीलिंग जैसे लग रहे हैं ना, तो ये पीछे वाले भाग में हो गए। अब बच गया बेचारा भैया ए आ गया बीच में, ठीक है, ए क्या आ गया भैया, बीच में। अब ये बीच में अकेला रह गया बेचारा, बड़ा उदास है ना, बीच में अकेला रह गया तो बड़ा उदास है। तो प्लुत स्वर एक्चुअली संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता प्लुत स्वर, कह देते हैं प्लुत स्वर, जिसको बोलने में ज्यादा टाइम लगे, ओम है ना, राम, लाइक वो संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में यूज नहीं होता। मैंने इसलिए नहीं बताया, लास्ट में बताती, बट तुमने बीच में पूछ लिया तो बता दिया, ठीक है। अब हम याद करेंगे, ए बेचारा अकेला रह गया, अकेला रह गया तो उदासीन हो गया, ये उदास हो गया बेचारा। उदासीन स्वर, क्वेश्चन आए, उदासीन स्वर किसको कहते हैं, उदासीन स्वर किसको कहते हैं, तो ध्यान रखना, उदासीन स्वर कहते हैं ए अनार को, ठीक है, ए अनार उदासीन है। याद हो गया भैया, जीव के आधार पे कितने आसान है। आगे रहती हैं लड़कियां, अग्रभाग जो स्त्रीलिंग वाले ई ई ए आई और री ऋषि आ गया, बीच में ए अनार आ गया, पीछे रहते हैं लड़के, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मैं तो समझा रही हूँ, कहीं छोकरे, कहीं, अब तो जमाना बदल गया, छोकरे अपने करियर के पीछे रहते हैं, वो जमाना चला गया जब छोकरियों के कॉलेज के बाहर खड़े होते थे। टाइम हैज़ चेंज नाउ, है ना, अब तो अच्छा वाला समय आ गया, अब तो किताबों से मोहब्बत कर बैठे बच्चे, अच्छी बात है भाई, वही कामयाब होंगे, ठीक है। तो आ उ औ याद हो गया ना, यहाँ तक सबको याद हो गया जीव के भाग के हिसाब से, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया, आगे है आपके होठ कैसे कैसे खुलते हैं। दुनिया भर के भाग डिवाइड कर दिए तुम्हें पागल बनाने के लिए, हमें समझाने के लिए, बट कोई बात नहीं भैया, हमें पढ़ना है। देखिए अब बात कर लेते हैं होठ के आधार पे। अब हमारे होठ कैसे कैसे होते हैं, हमारे होठ या तो गोलाकार होते हैं या गोलाकार नहीं होते, मतलब हमारे होठ या तो सुंदर होते हैं या सुंदर नहीं होते, मतलब या तो गोल गोल होते हैं या गोल गोल नहीं होते, ठीक है। तो ये वैसे ज्यादा अलग से यूं ही निकाल दिया, इसको हम मुख खुलने के साथ भी रख सकते थे, बट ज्यादा यूं ही निकाल दिया। देखो होठ, ममता क्या क्लियर नहीं हुआ, इतना आसानी से मैंने समझा दिया। जीव के 3 भाग हैं, एक आगे वाला, एक बीच वाला, एक पीछे वाला। तो यूं पूछा है कि जीव के आधार पे हम स्वरों को डिफाइन कर रहे हैं, तो अग्र स्वर, आगे वाला स्वर कौन सा है, तो मैंने तुम्हें ट्रिक से बताया जो स्त्रीलिंग जैसे लगे, ई ई ए औ, बीच में रह गया ए, और पीछे क्या जो पुलिंग वाले लगे, जैसे आ है, उ औ औ, बस। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा ना कि जीवा के अग्रभाग के आधार पे स्वर कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 ऑप्शन दे देगा अग्रभाग वाले, 1 ऑप्शन नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है, ठीक है। आई जस्ट ऑलवेज बिलीव ऑन कॉन्सेप्ट, मैं हमेशा कहती हूँ कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखो होठ के आधार पे एक तो होता है वृत्तमुखी, एक होता है वृत्तमुखी और एक होता है आवृतमुखी।
अब कईयों को हिंदी बहुत टिपिकल लगती है तो कुछ कुछ शब्द तो आएंगे ही, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। वृत्तमुखी और आवृतमुखी। अब वृत्त क्या होता है? वृत्त सर्कल होता है, वृत्त क्या होता है? गोला होता है। बस किसी भी चीज को रटो मत, हिंदी नहीं कहती रटो, हिंदी इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बशर्ते उसको समझाने वाला बोरिंग ना हो, हिंदी बिल्कुल बोरिंग नहीं लगेगी। हिंदी में जो शब्द लिखे होते हैं अपने आप आपको आंसर डिफाइन करेंगे, ध्यान से देखो। वृत्त, वृत्त होता है गोला, वृत्त क्या होता है? गोला। अब जिनको बोलने में आपके होठ गोल हो जाएं तो वो क्या हो गए भाई? वृत्तमुखी। अब बोल के देख लो, होठ गोल हो रहे हैं, बोलो ए आ ई ऊ, कुछ हो रहा ऊ, ये देखो, शर्माने की जरूरत नहीं होती, बोलो। मतलब बेशक आप अपने घर में बैठे हो, बेड पे बोलो ना, घर वाले कहेंगे क्या हो गया, बावड़ी होगी क्या, ऊ अना रही इमली कर रही है, बालक कहेंगे मम्मी आज तो मेरा पाठ पढ़ रहे हो, बट ट्राई टू स्पीक, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। ऊ ओ ओ ये बोल रहे हैं, होठ देखो आपके गोल गोल घूम रहे हैं, तो गोल हो रहे हैं होठ, ठीक है, गोल हो रहे हैं नोट, तो ऊ ये क्या है भाई? वृत्तमुखी। ये क्या है? वृत्त, क्योंकि इनमें गोल हो गए। अब रटने की जरूरत नहीं है कि आवृत्त का मतलब जिसमें होठ गोल नहीं होते, अब रटना नहीं है, तुम्हें पता है भाई ये ऊ उल्लू वाले इधर आ गए और बाकी जो बच गए स्वर वो यहाँ आ गए। 11 ही तो स्वरों को इधर से उधर पलट रहे हम, कल जब 33 को 44 को पलटेंगे फिर क्या होगा? आज तो वो थोड़ा सा काम कर रहे हैं, ऊ ओ, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, बाकी बच गए, रटने की जरूरत नहीं है। आपको जो चीज इजी है उसको रटो बस। मतलब आपने देखना वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल जिसमें मुंह गोल हो रहा है, भाई मेरा तो ऊ ओ में गोल हो रहा है, बाकी इधर बच गए ए आ ई ओ, ये क्या है? आवृतमुखी, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए, लास्ट टाइप है मुख खुलने के आधार पे। वो क्या था? होठ के आधार पे। ये ऐसे ही पागल बनाने के लिए 2 टाइप और देखो, पता है क्या है, वैसे कोई लॉजिक नहीं है, मैं तो पढ़ा रही हूं क्योंकि किताबों में लिखा हो, पेपरों में पूछ रहे हैं, लेकिन ये ना है तो पागल बनाने वाली बात ही, क्योंकि मुख खोल लिया भाई या होठ खोल लिए, एक ही तो बात है। मैं मुंह खोल रही हूँ, होठ खोल रही हूँ, कुछ बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट ये पागल बना रहे हैं, इन्होंने अलग अलग भाषाविदों ने अलग अलग डिफाइन कर दिया, तो मैं तुम्हें अलग अलग बता रही हूँ। वैसे इनके अलग अलग की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखिए, मुख खुलने के आधार पे, मुख खुलने के आधार पे 4 प्रकार के हैं भाई। मुख खुलने के आधार पे 4 प्रकार के हैं स्वर। कैसे? इसमें हैं समृद्ध स्वर, ठीक है, समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध, देखो याद करवाती हूं मैं। समृद्ध मतलब होता है बंद, ठीक है, विवृत होता है खुला, एक तरफ समृद्ध एक तरफ विवृत, ठीक है, फिर आधा, अर्ध समृद्ध और अर्ध विवृत, ठीक है। समृद्ध होता है बंद, मतलब जब हम कुछ शब्द बोल रहे हैं हमारा मुंह बंद लगे, हमें यूं लगे यार मुंह तो बंद सा ही है, तो समृद्ध होते हैं। अर्ध समृद्ध जब मुंह आधा खुला आधा बंद सा लगे, ठीक है। विवृत जब मुंह खुला लगे। अर्ध विवृत आधा खुला लगे, कहने का मतलब इसको आधा खुला कह लो आधा बंद कह लो, एक ही कहानी है। अब देखो, बंद समृद्ध स्वर कौन से होते हैं? जिसमें आपको मुख बंद होता है, जिसमें आपका मुख, जब आप कुछ भी बोलते हो तो आपका मुख लगभग बंद के बराबर होता है। अब यहां से याद करना आसान है, देखो याद करने के तरीके ढूंढते हैं हम। विवृत सबको पता, खुला, विवृत होता है खुला। कौन सा स्वर ऐसा है जिसको बोलेंगे तो मुंह पूरा खुल जाएगा? यूं कहते हैं ना, चल आ कर, हाँ है ना, यूं कहते हैं चल आ कर, आ, है ना, मुंह पूरा खुल जाता है भाई। बुर्श कर रखिए ना, हाँ दांत तो सफेद दिख रहे ना, फिर ठीक है, आ, तो हम बोलते हैं आ कर भाई, तो बस याद हो गया। विवृत का मतलब जिसमें आ करो, बिल्कुल अपने बच्चे वाले लॉजिक से याद करो। जब हमें मुंह किसी का खुलवाना होता है हम कहते हैं आ कर रहे, है ना, बस आ करा तो मुंह खुल गया। तो विवृत कौन सा हो गया? आ वाला हो गया। अब आ के उधर चले जाओ, आ के उधर चले जाओ, आ के उधर क्या हो गया? जो बड़े बड़े अक्षर हैं, देखो मैं तुम्हें छोट में बताती हूँ, जो बड़े बड़े से अक्षर हैं, जैसे बड़ी आई बड़ा औ, ठीक है, तो आ के बाद जो बड़े बड़े से अक्षर हैं, बड़ी आई बड़ा औ, हो गया याद। और आ के बाद थोड़ा सा मुंह तो खुला रहेगा ना, ए में भी आ, तो आ के बाद हो गया भैया ए, आ के बाद हो गया ए, आ के बाद क्या हो गया? ए, और इसके बाद क्या हो गया? आई, बड़े वाले, ठीक है ना, बड़े वाले भैया, बस ऐसे याद रखना है, दोनों बड़े बड़े से, बस। अब कितना आसान है। ये क्या था? अर्धविवृत, ये क्या था? अर्धविवृत।
अर्ध समृद्ध में ये छोटे वाले हैं, ठीक है। ये इसके ऊपर मात्रा नहीं आएगी, मैंने गलती से लगा दी है, क्योंकि इसके ऊपर आती ना, मैं बताऊँ ना, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ, भैया ये खाली लिखा है, इसके ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन ये लिखा तो ऐसे ही जाता है ना, ठीक है। हाँ, याद हो गया। इधर क्या आए थे, बड़े वाले, और ये अर्ध है ना, आधा है, ये भी आधा है, इधर इसके छोटे लॉजिक आ गए, मतलब इन्हीं बड़े आई औ का छोटा आई औ आ गया इधर। क्लियर। बाकी क्या बच गया भाई, ई ई उ ऊ, ए बी सी डी छोड़ो, है ना, ए आ ई ई उ ऊ, राजा बाबू, अक्क चिक्के राजा बाबू, है ना। और यहाँ पर क्या आ गया भाई, री ऋषि। ये री ऋषि अलग से याद करना, यहाँ पर री ऋषि आ गया, री ऋषि अलग से याद करना। देखो हो गए। मुख के खुलने के आधार पे विवृत होता है खुला, अर्ध विवृत थोड़ा खुला, संवृत होता है बंद, अर्ध संवृत होता है थोड़ा बंद। खुला आ के बाद ए के बाद जो बड़े वाले, बड़ी आई बड़ा औ, होगी कहानी खत्म। अर्ध विवृत, अर्ध संवृत पे आ जाओ, छोटी आई छोटा औ, कहानी खत्म। इधर ई ई ऊ और बचा री ऋषि, कहानी खत्म। इतना आसान हो गया, ठीक है भाई। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, यू ऑल नो वेल, इनको रटने की जरूरत नहीं है, उच्चारण के आधार पे ये बच्चों वाले हैं, उच्चारण के आधार पे, उच्चारण में लगने वाले काल मतलब समय, ठीक है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पे इनको करने की जरूरत नहीं है, सबको पता। हर्षे स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षे स्वर यही 4 होते हैं जो मूल स्वर होते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके। दीर्घ स्वर वो 7 बाकी, और प्लुत स्वर क्या होते हैं भाई, जो किसी को पुकारने के लिए यूज होते हैं। बेसिकली ये संस्कृत में यूज होता है, जैसे ओम राम ऐसे बोलते हैं ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, प्लुत स्वर होते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पिछली बार एस्टेट के बैच में पढ़ाया था, भी बच्चे कह रहे थे कि मैम ये लेसन हमने जिंदगी में ऐसे नहीं पढ़ा, और अभी तो कल वाली क्लास और भी इंटरेस्टिंग होएगी। देखो आज वाली थोड़ी बोरिंग है, स्वरों वाली, व्यंजनों वाली तो मस्त है, अघोष सघोष ये वो फलाना पता नहीं दुनिया भर के। हाँ देखो, लास्ट पॉइंट है आज की क्लास का, स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों में उच्चारण मतलब स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। वैसे तो उच्चारण स्थान की कहानी कल पढ़ेंगे व्यंजन के साथ, बट यहाँ पर आपको सिंपल से याद रखना स्वरों में उच्चारण कहाँ कहाँ होता है। ए आ बोला जाता है कंठ से, कंठ मतलब ये जो आजकल सबका खराब चल रहा है कोरोना में, ठीक है, कंठ। ए आ बोला जाता है कंठ से। ई बोला जाता है तालू से। ई बोला जाता है तालू से। ऊ बोला जाता है ओष्ठ से। इसको भी मत रखो, देखो कंठ, फिर यूं नहीं कहते बच्चों का तालू कटवा दो भाई, तालवा लग रहा है इसका, बोल नहीं पा रहा। ई तो ये नीचे जो जाता है, जो टंग के नीचे वाली चीज होती है, तालू बोलते हैं उसको, ठीक है। और री ऋषि मूर्धा, जो ऊपर वाला होता है मूर्धा होता है। ए आई ये तो मतलब मिलके बनते हैं ना, तो आपको पता है। ए देखो रटना नहीं होता, बच्चे रटते बहुत है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, रटा मत करो, ठीक है। ए आपको पता है भाई ये ए और ई से बने हैं। अब हमें पता है ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ई का क्या है, तालु। तो आई का क्या हुआ, कंठ तालु। बस ये औ किससे बने हैं, ए और ऊ से। ऊ का क्या है, ओष्ठ है। ए का क्या है, कंठ है। तो औ क्या हो गए, कंठोष्ठ हो गए, ठीक है। औ क्या हो गए, कंठोष्ठ हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से तो ए आ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का तालु है, ऊ ओष्ठ से बोले जाते हैं, री मूर्धा से, और ये ए आई कंठ तालव, ओ औ कंठोष्ठ, ठीक है भाई। और जितने भी स्वर होते हैं ध्यान रखना, जितने भी स्वर होते हैं सभी सघोष होते हैं और सभी अल्प प्राण होते हैं। ये कहानी कल की क्लास में पढ़ाऊंगी, सघोष क्या है, अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। इनको भी इतना ट्रिकी वे में याद कराऊंगी, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं भाई, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो ये लाइन भी स्टार लगा के याद रख लेना, जितने भी स्वर होते हैं सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आई भैया आज की क्लास। आज हमने स्वरों का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा है, और फटाफट से बताइए आज की क्लास इंटरेस्टिंग थी, समझ आई या नहीं आई, मज़ा आ गया। हाँ तुम्हें मज़ा ही आएंगे गिनती सीखने में, उल्लू हो तुम इसलिए उल्लू वाली क्लास में मज़ा आ रहा है ना। आई एम जस्ट जोकिंग भाई,
एक है ना, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी, मैं प्यार से कुछ भी बोल देती हूँ, कभी नालायक बोल देती हूँ, कभी उल्लू बोल देती हूँ, तो कोई बच्चे इस चीज़ को बिल्कुल भी माइंड ना करे। आप चाहे कितने भी बड़े हो, मतलब कई बच्चे लगता है यार, कई कहते हैं हाँ 10वीं क्लास में तो मेरी छोरी पढ़ रही है, मैं बच्चा हूँ कोई तो मतलब बीइंग ए टीचर आई फील ऑल यू माई स्टूडेंट, दैट्स वाई मुझे वो मैटर नहीं करता कि किसकी एज कितनी है। आई रेस्पेक्ट ऑल ऑफ यू, क्योंकि आप भी टीचर हो, सीधी सी बात है भाई, भाभी टीचर्स हो, बट प्यार से हमें कुछ भी बोलने का अधिकार है, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर। शाम की क्लास एज यूजुअल है, अभी लगा दूंगी स्ट्रीम थोड़ी देर में। मैं बड़ी फनी नहीं हो गई हूँ, चैप्टर मैटर करता है किस तरीके से पढ़ाना है। पता क्या है, ये चैप्टर इतना पका देता है ना बच्चों को, आई नो डैट। ये चैप्टर कभी भी बच्चों को पढ़ना पसंद ही नहीं होता, और जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं मैम मज़ा आ गया। तो इसीलिए मैं इस चैप्टर को ऐसे पढ़ाती हूँ ताकि तुम्हें अच्छा लगे, और कल वाला भी साथ में याद कराऊंगी। कल हम पढ़ेंगे व्यंजनों के बारे में, सघोष अघोष, व्यंजनों के स्पर्शी अंतरस्पर्शी, ताड़न जात, ये सारी बिंदियों की कहानी, बहुत कहानी बची है कल की क्लास के लिए भी, बहुत ज़्यादा। ठीक है भाई, सो बाय बाय, टेक केयर। एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लेना, ठीक है। ओके बाय बाय। कल की क्लास में आएगा सारा उच्चारण स्थान, ये वो सब कुछ।